क्या कभी दिमाग में ये बात आई है कि कुछ लोग बार बार गिरने के बाद भी, मतलब कितनी भी बड़ी नाकामी हो, वो जीत कैसे जाते हैं? हाँ, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक छोटी सी हार से ही खुद को बिल्कुल खत्म मान लेते हैं। बिल्कुल। और अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सारा खेल टैलेंट का है, पर आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिस विषय की तह तक जा रहे हैं वो बताता है कि असल फर्क टैलेंट का नहीं होता। असल फर्क माइंडसेट का होता है, सोच का। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ कुछ सफलता के मंत्र रटना नहीं है। हम दिमाग के उस मास्टर स्विच को समझने वाले हैं जो हमारी बायोलॉजी, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी कंट्रोल करता है। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक की माइंडसेट रिसर्च है, कुछ एकदम लेटेस्ट न्यूरोसाइंस का डेटा है, और रिश्तों के मनोविज्ञान से लेकर 2026 की एक बहुत ही बड़ी टैक्स पॉलिसी का विश्लेषण भी है। तो मतलब आज की ये चर्चा कोई किताबी ज्ञान नहीं होने वाली, ये दिमाग की वायरिंग को सचमुच बदल देने वाला विज्ञान है। बिल्कुल। शुरुआत उसी बात से करते हैं कि अगर सोच कहती है कि मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग बहाने ढूंढेगा। हाँ, लेकिन अगर सोच ये कहे कि अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूँ, तो दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है, और यही ग्रोथ माइंडसेट है। सही कहा। तो इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि दो लोगों के दिमाग का रियल टाइम MRI स्कैन चल रहा है। अच्छा। दोनों को एक बहुत मुश्किल काम दिया जाता है और दोनों से एक बड़ी गलती होती है। अब जो पहला इंसान है ना, उसके दिमाग का स्कैन 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में लाल रंग से चमक उठता है। मतलब वहाँ एक तेज अलार्म बजने लगता है। हाँ, एकदम। लेकिन दूसरे इंसान के दिमाग में एकदम सन्नाटा होता है, कोई हलचल ही नहीं। दूसरा दिमाग उस गलती को प्रोसेस करने के बजाय उसे पूरी तरह से डिलीट कर देता है ताकि उस इंसान के अहंकार को चोट ना पहुंचे। ये बहुत ही पावरफुल उदाहरण है, और ये MRI स्कैन वाला जो डेटा है ना, ये सीधे तौर पर कैरोल ड्वेक की रिसर्च और आधुनिक न्यूरोसाइंस को जोड़ता है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या माइंडसेट सिर्फ कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाला स्टिकर है जो हम दीवार पर लगा लेते हैं, या इसके पीछे कोई असली साइंस है? नहीं, ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। दिमाग को एक घने जंगल की तरह सोचिए। अच्छा, जंगल की तरह। हाँ, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो उस जंगल में एक छोटी सी पगडंडी बनती है, और जब हम बार बार उस काम को करते हैं तो वो पगडंडी प्रैक्टिस से एक हाईवे बन जाती है। इस प्रक्रिया को माइलिनेशन कहते हैं। तो उस MRI वाले प्रयोग में असल में क्या हुआ था? वहाँ जो मैकेनिज्म काम कर रहा था उसे ERN कहते हैं, यानी एरर रिलेटेड नेगेटिविटी। ERN, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो गलती होने के लगभग 50 मिलीसेकंड के अंदर फायर होता है। 50 मिलीसेकंड, मतलब पलक झपकने से भी पहले? बिल्कुल। तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनका दिमाग गलती होने पर इस ERN सिग्नल को इग्नोर कर देता है, कचरे की तरह बाहर फेंक देता है। रुको, मतलब फिक्स्ड माइंडसेट वालों का दिमाग खतरे के अलार्म को ऑन कर देता है और सीखने के दरवाजे बंद कर देता है। एग्जैक्टली। उनके लिए टैलेंट पत्थर की लकीर है। अगर गलती हुई तो मतलब वो नाकाबिल हैं। और इस दर्द से बचने के लिए अमिगडाला, जो दिमाग का थ्रेट सेंटर है, वो एक्टिव हो जाता है। जैसे ट्रैफिक जाम में कोई हम पर चिल्लाए और हम एकदम से डिफेंसिव हो जाएं। हाँ, दिमाग एक गणित की गलती को किसी असली शारीरिक हमले की तरह देखता है। इसे अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। और दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, उनका दिमाग ERN सिग्नल को पूरी तरह फायर होने देता है। वो इसे सीखने का अलार्म मानते हैं, ना कि अपने काबिलियत पर कोई हमला। क्या बात है। और विज्ञान में इसे स्रोतों के अनुसार B3 मॉडल भी कहा जाता है ना? हाँ, बिलीफ, बिहेवियर और बायोलॉजी। मतलब हमारी मान्यताएं हमारे व्यवहार को बदलती हैं, और फिर वो व्यवहार हमारी असली बायोलॉजी को, उस न्यूरो वायरिंग को बदल देता है। एकदम सही। ये एक लूप है जो चलता रहता है। पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर ये सब इतना बायोलॉजिकल और वैज्ञानिक है, तो हमारे दिमाग में ये फिक्स्ड वाली आवाज आखिर आती कहां से है? हम पैदा तो ऐसे नहीं होते। आहा, इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। ये अक्सर बचपन की उन तारीफों से आती है जो बहुत प्यार से दी जाती हैं। तारीफों से? मतलब अगर हम किसी बच्चे की तारीफ करें तो वो बुरा कैसे हो सकता है? इसे पर्सन प्रेज कहते हैं। जब हम किसी से कहते हैं तुम तो जन्मजात जीनियस हो, या तुम बहुत स्मार्ट हो। अच्छा, सुनने में तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात लगती है। सतह पर हाँ, लेकिन ये बच्चे में एक बहुत ही नाजुक अहंकार पैदा कर देता है। उसे लगने लगता है कि टैलेंट फिक्स्ड है। समझ गया।
मतलब अगर पहली बार किसी काम में वो फेल हुआ तो उसका दिमाग सोचेगा कि अगर सफलता का मतलब स्मार्ट होना था तो फेल होने का मतलब बेवकूफ होना है। बिल्कुल। और फिर वो ऐसे कामों से भागने लगता है जहां हारने का रिस्क हो। तो इसका विकल्प क्या है? प्रोसेस प्रेज, यानी मेहनत और तरीके की तारीफ करना। ये कहना कि तुम्हारी मेहनत और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छा था। और यहीं पर वो जादुई शब्द आता है ना, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, द पावर ऑफ येट। हाँ, येट यानी अभी तक नहीं। मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता अभी तक। ये छोटा सा शब्द दिमाग के उस एमिगडाला वाले अलार्म को शांत कर देता है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसे स्रोतों में फॉल्स ग्रोथ माइंडसेट कहा गया है। फॉल्स ग्रोथ माइंडसेट, ये क्या होता है? कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए मेहनत करते हैं। वो अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदलते और बार बार एक ही बंद दरवाजे पर सिर मारते रहते हैं। हाँ, और सोचते हैं कि वो ग्रोथ माइंडसेट दिखा रहे हैं। हाँ, असली ग्रोथ माइंडसेट ये पहचानना है कि कब कोई तरीका काम नहीं कर रहा और कब हमें नई रणनीति की जरूरत है। बहुत खूब। अच्छा, एक बात बताओ, अभी तक हमने सिर्फ काम, टैलेंट और पढ़ाई की बात की। क्या माइंडसेट का ये खेल हमारी पर्सनल लाइफ या हमारे रिश्तों पर भी लागू होता है? बिल्कुल होता है। प्यार और रिश्तों में भी दो तरह की मान्यताएं होती हैं। एक है डेस्टिनी बिलीफ और दूसरा है ग्रोथ बिलीफ। डेस्टिनी बिलीफ मतलब किस्मत का खेल। हाँ, कि कोई परफेक्ट सोलमेट मिलेगा और सब कुछ अपने आप जादुई तरीके से ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली। और ये रिश्तों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जैसे ही रिश्ते में कोई झगड़ा होता है, डेस्टिनी बिलीफ वाले को लगता है कि रिश्ता ही खराब है। अच्छा, वो उस रिश्ते को ही फिक्स्ड मान लेते हैं। हाँ, जबकि ग्रोथ बिलीफ वाले मानते हैं कि प्यार एक पौधा है जिसे रोज सींचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। स्रोतों में जॉन गॉटमन की लव लैब रिसर्च का भी जिक्र है ना, जो उन्होंने रिश्तों को तबाह करने वाले 4 लक्षणों की बात की है। हाँ, तबाही के 4 घुड़सवार, द 4 हॉर्समैन। बिल्कुल। पहला है आलोचना या क्रिटिसिज्म, दूसरा है तिरस्कार यानी कंटेम्प्ट। तिरस्कार मतलब किसी को नीचा दिखाना। हाँ, और ये तलाक का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तीसरा है बचाव यानी डिफेंसिवनेस, और चौथा है पत्थर की दीवार खड़ी कर देना, जिसे स्टोन वॉलिंग कहते हैं। पर एक बात सोचिए, जब इंसान गुस्से में होता है या उस पे कोई आरोप लगता है तो वो अपना बचाव तो करेगा ही ना। डिफेंसिव होना तो इंसान की फितरत है। देखिए, ये फितरत आती कहाँ से है? मनोविज्ञान बताता है कि ये बचपन के अटैचमेंट स्टाइल से आती है। अटैचमेंट स्टाइल्स? हाँ, सिक्योर, एंग्शियस और अवॉइडेंट। असल में जो हम आज अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं, जैसे अचानक से चुप हो जाना या बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करना, वो दरअसल हमारे बचपन का एक पुराना सर्वाइवल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ओएस जो तनाव के समय क्रैश हो रहा होता है। बाप रे, मतलब हम रिश्ते में आज जो झगड़ा कर रहे हैं वो असल में हमारे दिमाग की 20 साल पुरानी वायरिंग का नतीजा है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही गहरी बात है। पर इससे मुझे एक और सवाल याद आ रहा है। बताइए। क्या हर समस्या का समाधान सिर्फ अपना माइंडसेट बदलना ही है? मतलब क्या ये विचार कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी मतलब जबरदस्ती का पॉजिटिव रहना। हाँ, मान लीजिए एक कंपनी का सिस्टम ही खराब है, मैनेजमेंट कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, और फिर उनके बर्नआउट का सारा दोष उनके फिक्स्ड माइंडसेट पर डाल दिया जाए। ये तो गलत है ना? बिल्कुल गलत है। एक इंसान का ग्रोथ माइंडसेट किसी फिक्स्ड और अनफेयर सिस्टम से ज्यादा देर तक थोड़ी लड़ सकता है। सही कहा। और सिस्टम की बात करें तो स्रोतों में इसका एक बहुत ही बड़ा मैक्रो उदाहरण दिया गया है। हाँ, 2026 का वो ऐतिहासिक टैक्स बिल, ओबीबी टैक्स बिल, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। बिल्कुल, ये एक देश के स्तर पर फिक्स्ड माइंडसेट का बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। तो अगर हम इसे निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो ये बिल फिक्स्ड माइंडसेट कैसे दर्शाता है? देखिए, सरकार ने शॉर्ट टर्म फायदों के लिए बहुत सी चीजें टैक्स फ्री कर दी हैं। जैसे वेटर के टिप्स और सीनियर सिटीजन के बोनस वगैरह। हाँ, और स्टैंडर्ड डिडक्शन को $32,200 कर दिया है। सुनने में ये तुरंत बहुत अच्छा लगता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एग्जैक्टली। लेकिन इसके पीछे देश पर $3.4 ट्रिलियन का कर्ज बढ़ रहा है। 3.4 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें कुछ अजीब चीजें भी हैं, जैसे मैरिज पेनल्टी। मैरिज पेनल्टी? हाँ, जहाँ ज्यादा कमाने वाले कपल्स को शादी करने पर असल में ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। और सूत्रों के अनुसार ये पूरा सिस्टम 100% बोनस डिप्रिसिएशन के जुए पे टिका हुआ है ना? बिल्कुल।
ये एक ऐसी सोच है जो भविष्य को यानी असली ग्रोथ को खतरे में डालकर सिर्फ तुरंत का फायदा देख रही है। मतलब ये बड़े स्केल पर फिक्स्ड माइंडसेट है, समस्याओं को जड़ से सुलझाने के बजाय शॉर्टकट ढूंढना। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये सारी जानकारी काफी भारी लग सकती है। चाहे खराब सिस्टम हो या हमारे बचपन के अनुभव, इंसान इस सीखी हुई लाचारी से बाहर कैसे निकले? इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं और इससे बाहर निकलने का एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट होता है। 90 दिन का ब्लूप्रिंट, वो कैसे काम करता है? सबसे पहला कदम है द चैलेंज रिस्पॉन्स रिफ्रेम। जब भी कोई मुश्किल आए तो 60 सेकंड का पॉज लें। सिर्फ 1 मिनट रुकना है? हाँ, और खुद से 3 सवाल पूछने हैं, इन्फॉर्मेशनल, स्ट्रैटेजिक और डेवलपमेंटल। अच्छा, इन्फॉर्मेशनल मतलब ये स्थिति मुझे क्या जानकारी दे रही है, स्ट्रैटेजिक मतलब क्या कोई और तरीका से हल करने का, और डेवलपमेंटल मतलब ये मुझे भविष्य के लिए कैसे तैयार कर रहा है। बिल्कुल, जब हम ऐसा करते हैं तो दिमाग खतरे के बजाय इसे एक चुनौती मानता है और हमारा वो हिस्सा जो हमारी आलोचना करता है वो शांत हो जाता है, जिसे विज्ञान में शायद ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहते हैं। हाँ, और आसान भाषा में इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो स्टेट? पर यार ये सब एक दिन में तो नहीं होता होगा ना, पुरानी आदतें तो इंसान को वापस पीछे खींचती हैं। इसीलिए मैंने 90 दिन का जिक्र किया। पहला 1 से 30 दिन सिर्फ इच्छा शक्ति की लड़ाई होती है, विल पावर। मतलब रोज खुद से लड़ना पड़ता है? हाँ, फिर 31 से 60 दिन के बीच धुंध छटने लगती है, आदतें थोड़ी आसान लगने लगती हैं क्योंकि दिमाग में नया हाईवे बन रहा होता है। वो माइलिन की परत जमने लगती है। एग्जैक्टली। लेकिन असली परीक्षा इसके बाद शुरू होती है। 61 से 90 दिन के बीच आता है एक्सटिंक्शन बर्स्ट। एक्सटिंक्शन बर्स्ट, ये क्या चीज है? इसे आप द फाइनल बॉस कह सकते हैं। 60 दिन बाद दिमाग पुरानी आदत की तरफ सबसे भयानक और हिंसक हमला करता है। मतलब दिमाग वापस उसी पुराने रास्ते पर जाने के लिए पैनिक करने लगता है? हाँ, और 90% लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कुछ नहीं बदला। बाप रे। लेकिन जो इंसान इस एक्सटिंक्शन बर्स्ट को पार कर लेता है वही असली जीत हासिल करता है। 90 दिन बाद वो नई आदत आपका डिफॉल्ट बन जाती है। क्या बात है, मतलब उस वक्त हार मानना सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को अगर हम समेटें, हाँ, तो हमने देखा कि सफलता या असफलता हमारे डीएनए में नहीं लिखी है, वो हमारी सोच में है। एकदम सही। चाहे वो दिमाग में दौड़ने वाले न्यूरॉन्स हो जो गलती को प्रोसेस करते हैं, या रिश्तों में उन 4 घुड़सवारों से लड़ना हो, या फिर किसी देश की अर्थव्यवस्था का मैक्रो जुआ। सब कुछ सिर्फ इस बात पर टिका है कि हम किसी चुनौती को खतरे की तरह देखते हैं या सीखने के मौके की तरह। हार कभी आखिरी कहानी नहीं होती। बिल्कुल। और अंत में मैं बस एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। आज की इस चर्चा से ये तो साफ हो गया कि हमारे बचपन में किसी और के शब्दों ने हमारा माइंडसेट तय किया था। सही बात है। लेकिन आज जब लोग इस चर्चा को सुनकर उठेंगे तो ये जरूर सोचिएगा, आप अपने रोजमर्रा के व्यवहार और अपनी प्रतिक्रियाओं से जाने अनजाने में अपने आसपास के लोगों या अपने बच्चों के दिमाग में कौन सी पगडंडी बना रहे हैं। बहुत गहरी बात है। क्या आप उनके दिमाग के आर्किटेक्ट बन रहे हैं जो उन्हें ग्रोथ सिखा रहा है, या फिर आप उनके सपनों की एक फिक्स्ड जेल बना रहे हैं? ये वाकई में सोचने वाली बात है। हमारी खुद की सोच सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी अगली पीढ़ी की बायोलॉजी को भी बदल रही है। इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे।